नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। हम लोग सभी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हिंदी विषय के। 2018 से शुरू करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस पेपर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा? तो ये थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल कहा। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपके पास हंस है, बी में उदंत मार्तंड है, सी में सरस्वती है, डी में माधुरी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पुस्तक का संपादन किया था, पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में स्र, त्र, ज्ञ और स्र क्या है? तो ये स्वर है, स्पर्श व्यंजन है, मूर्धन्य है या संयुक्त व्यंजन है? तो ये सभी आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर देवनागरी लिपि है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषी प्रदेश के का नाम है, तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रदेश है जो कि हिंदी भाषी प्रदेश है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी है, तो ये एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रयत्न के आधार पर उच्चारित व्यंजन कौन से हैं? ड़, य, ड़, न, म। तो ये जो है इन उच्चारित व्यंजन है प्रयत्न के आधार पर, तो ये कौन से स्पर्श व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है या अनुनासिक है या प्रकंपित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुनासिक व्यंजन है। और अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य इसके क्या थे? प्रवर्तक आचार्य थे विशिष्टाद्वैतवाद के। क्वेश्चन नंबर 10 है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण देखो, ऐसे शब्द आपको इसमें से चूज करना है जिसमें एक समूह का बोध हो रहा है। तो इसमें तीखा है, तांबा है ऑप्शंस में, पशु तत्व है और मंडली है। तो मंडली एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको समूह का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को बताइए क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, विशेष्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, रोना कैसी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है या द्विकर्मक है या इनमें से कोई भी नहीं है? आपसे कौन सा शब्द पूछ रहे हैं? रोना कैसी क्रिया है? तो ये एक अकर्मक क्रिया है, नेगेटिविटी का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कमल का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है प्रेमचंद की। गोपुली गफूरन के रचनाकार कौन है? तो शैलेश मटियानी द्वारा लिखी गई है गोपुली गफूरन। ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो 57 वर्ष जोड़ने पर आपके पास विक्रमी संवत बन जाएगा ईस्वी सन में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं,
संतो आई ज्ञान की आधी किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति किस कवि की है? देखो क्या बोल रहा है कि संतो आई ज्ञान की आधी, तो ये पंक्ति कबीरदास जी की है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? इसमें 22 भाषा ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहे हैं आपको? वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। तो इसका नाम है कुंतक। घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि थे। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन में आपके पास है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, मृगनयनी। तो ऑप्शन नंबर सी परीक्षा गुरु सही है। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसके रचनाकार कौन? ऑप्शन नंबर ए में मैथिली शरण गुप्त, बी में भारतेंद्री, सी में है सिया राम शरण गुप्त, डी में है हरिओध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है हरिओध। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो 2018 का सॉल्व कर रहे हैं, हमें 24 तक पहुंचना है। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी वीडियो, क्योंकि पेपर क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस पेपर में। उसने कहा था कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसके रचनाकार कौन है? इसमें है चंद्रधर शर्मा गुरेरी। इन्होंने कौन सी कहानी लिखी है? उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1890 में जन्म हुआ था। साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? उर्मिला साकेत महाकाव्य की नायिका है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो इसमें आपको 4 उपन्यास दे रखे हैं, सेवादान, गोदान, कर्मभूमि, त्यागपत्र। तो ऑप्शन नंबर सी में जो त्यागपत्र उपन्यास है ये प्रेमचंद्र का नहीं है। निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है? देखो मराठी, पंजाबी, संथाली, कन्नड़। तो इसमें से जो कन्नड़ वाली भाषा है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, बाकी सारी की सारी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहे हैं संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? इसमें 8वीं अनुसूची में। साखी एवं शपथ रचना किस संत कवि की है? साखी और शपथ दोनों कबीर दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है ब्रह्म समाज नामक संस्था के संपादक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी है। यामा के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है सुमित्रा नंदन पंत, बी में महादेवी वर्मा, सी में अज्ञेय और डी में दिनकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। निराला उपन्यास है। निराला किसका उपन्यास है? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सल्यायन का, या गजानन माधव मुक्तिबोध का, या बद्री नारायण चौधरी का। ऑप्शन नंबर डी में सूर्यकांत त्रिपाठी का। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी का। क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसे माना जाता है? आदिकाल को, रीतिकाल को, भक्ति काल को या आधुनिक काल को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया है। 34 वाला देखते हैं। पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है? पद्मावत जो आपका है इसमें किस हिंदू राजा का वर्णन है? इसमें ऑप्शन में ए पृथ्वीराज चौहान, विशलदेव,
बी में, सी में है हर्षवर्धन का, डी में राजा रत्न सेन। तो ऑप्शन नंबर डी राजा रत्न सेन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? तो देखो, सुमित्रा नंदन पंत, मुक्ति बोध और महादेवी वर्मा में से आपको बताना है कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावादी कवि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक है, मुक्ति बोध एक छायावादी कवि नहीं है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा छायावादी कवि हैं। अगला है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन नंबर डी फरीश्वर नाथ रेणु सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो इनकी जो रचनाएं हैं वो अमीर खुसरो की खड़ी बोली में रचित है। अगला है यशोदा हरि पालने झुलाई, हलरावे दुलरावे मलरावे जोई सोई कुछ गावे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो डी है वो सही है, वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला जो है 39 से 49 तक, इसमें आपको अर्थ बताना है। पहला आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 39 वाला, इसमें बोल रहा है कि मितभाषी का क्या अर्थ है? कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि अप्रत्याशित का अर्थ बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसकी आशा ना की गई हो। क्वेश्चन नंबर 41 में मुमुक्षु है, इसका जो अर्थ है वो है मुक्ति की इच्छा करने वाला। ऑप्शन नंबर डी सही है। कृतघ्न, इसका अर्थ बताना है जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसको बोलेंगे। इसमें जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है बेसिकली ये, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पहले ही, उसमें ये सारे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। तो अभी तक नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देखिए हमारे चैनल पे, आपके एक टॉपिक तो कवर होगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विधुर। इसका ऑप्शन ए है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विधुर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 44 से 45 तक के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें दी गई कहावत के प्रचलित रूप में चयन करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। देखो, बिल्ली नोचे खंबा, अगला है खंबे में नाचे बिल्ली, या अगला है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और गुस्सेल बिल्ली खंबा नोचेगी। अब आपने ये कहावतें कभी ना कभी सुनी ही होंगी, तो इसमें से एक सिर्फ कहावत है, बाकी सारे अलग गलत सेंटेंस लिखे हुए रॉन्ग वाले। इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वैसे क्वेश्चन नंबर 45 में है जिसकी भैंस उसकी लाठी, और फिर बी ऑप्शन है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑप्शन नंबर सी लाठी से हाके भैंस। ऑप्शन डी लाठी और भैंस एक साथ चले। तो ऑप्शन बी इसका सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक देख दिया, अब 46 से है। 46 से 45 तक दी गई पंक्तियों के सही अर्थ का चयन करना है आप लोगों को। आपको एक पंक्ति दे रखी है, उसके सही अर्थ का चयन करना है। देखो, पहली पंक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका सही अर्थ क्या होगा? दाढ़ी गंदी होना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चोर का स्वयं सशंकित होना। ऑप्शन नंबर सी चोर की दाढ़ी में तिनका उगना। ऑप्शन नंबर डी है हर चोर की दाढ़ी होना। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चोर का स्वयं सशंकित होना। एक पंथ दो काज आपको दे रखी है कहावत, इसका आपको क्या अर्थ होगा ये बताना है। ऑप्शन ए में है सिर पर कामों का बोझ होना। ऑप्शन बी एक आदमी के सिर कई जिम्मेदारियां। ऑप्शन नंबर सी है एक साथ दो काम होना, अर्थात एक साथ दो लाभ होना। ऑप्शन डी है दो रास्तों में एक काम। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एक साथ दो काम होना अर्थात एक साथ दो लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 48 है
आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें ऑप्शन ए गुठली के भाव आम खरीदना, ऑप्शन डी आम के साथ गुठली भी लेना, ऑप्शन सी है दोहरा लाभ होना, ऑप्शन डी है गुठली का महंगा होना। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, दोहरा लाभ होना। मुंह में राम बगल में छुरी, क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें आपको दिया है मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसमें आपको क्या करना है, छुरी के साथ नाम का नाम लेना, पहला अर्थ बताया ए में। ऑप्शन बी में राम नाम जपते समय छुरी साथ रखना, ऑप्शन सी डकैत का छुरी में राम का नाम लिखना, ऑप्शन डी कपटी आदमी। देखो अगर कोई कपटी आदमी होता है तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी रखता है ये इंसान। क्वेश्चन नंबर 50 है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए में है धोबी का कुत्ता उसी के साथ रहता है, ऑप्शन बी में जो ना इधर का रहे ना उधर का रहे, ऑप्शन नंबर सी में है बहुत दौड़ धूप करना, ऑप्शन डी में धोबी का कुत्ता विश्वास योग्य नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो ना इधर का रहे ना उधर का रहे। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक दिए गए प्रत्येक मुहावरे का अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको उचित विकल्प चुनना है। आपको मुहावरा दे रखे हैं, उसका आपको अर्थ का सही विकल्प चुनना है। और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना, क्या अर्थ होगा इसका। ए में आपको दे रखा है अपने उल्लू को डांटना, बी में अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सी में उल्लू को सीधे खड़ा करना, डी में उल्लू की धुलाई करना। तो ऑप्शन बी सही है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 52 घी के दिए जलाना, तो इसका अर्थ होगा खुशियां मनाना, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पानी पानी होना, इसका क्या अर्थ होगा। देखो ऑप्शन ए में है आपको चारों ओर जल भराव होना, ऑप्शन नंबर बी है पतला होना, ऑप्शन नंबर सी है प्रसन्नचित होना, ऑप्शन नंबर डी है बहुत शर्मिंदा होना। तो आप लोग सोचिए इसका क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत शर्मिंदा होना। बोलते हैं ना कि आज तो पानी पानी हो गए, तो इसका मतलब कि बहुत शर्मिंदा हो गए। क्वेश्चन नंबर 54 है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का ऑप्शन ए ठीक होगा, पराजित करना। आग में घी डालना, ऑप्शन ए हवन यज्ञ करना, ऑप्शन बी घी डालकर आग जलाना, ऑप्शन नंबर सी क्रोध को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी घी से आग बुझाना। तो ऑप्शन सी ठीक है, क्रोध को और बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 56 होने वाला है। इसमें आपको क्या पूछा गया है, आदि शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत का नाम क्या है। अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, या शुद्धाद्वैतवाद है, या फिर द्वैतवाद है। क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग सोचिए क्या आंसर है। क्या आपने अभी तक हिंदी साहित्य वाला टॉपिक पढ़ लिया है या अभी नहीं पढ़ा है, या आपको इसकी वीडियो चाहिए अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो बताइए हमको जरूर कमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है अद्वैतवाद है, आदि शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत का नाम अद्वैतवाद था। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो बताइए श्रृंगार कैसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखो इसमें बोला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी नहीं है, एक ऐसा शब्द है जो गलत लिखा गया है, बाकी सारा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, बाकी के सारी शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में इनमें से कौन 59 है, इसमें लिखा है इनमें से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। एक ऐसा शब्द चुनना है जो पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला है भार्या, धारा, साजन और अर्धांगिनी, ये तो सभी कर लेंगे। सी वाला जो है साजन, ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है पूछ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए में आपको स्वयंभू, और बी में है प्रजापति, सी में है सृष्टा, डी में पशुपति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है स्वयंभू, ये ब्रह्मा का अर्थ नहीं है, बाकी सारे ब्रह्मा के अर्थ में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61
सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द का यूज होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जो सब कुछ जानेगा उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। चेयरमैन कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? तो चेयरमैन आपका विदेशज शब्द है। अब आपको इसमें संधि बतानी है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद करके बताना है। तो यद्यपि का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा, यदि धन अपि। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको ये पूछा गया है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। और क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको एक पुल्लिंग शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में। तो आय, सुबह, घटना, दिन। दिन में से जो दिन वाला शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता है? ऐसा है शब्द आपको चुनना है जिसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 का सी वाला आंसर ठीक है। जो अनेक शब्द है उसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है। बाकी पेड़ का और लड़की का, प्रत्येक का जो है एक वचन में प्रयोग होता है। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगा के अर्थ में होता है? आपको ऐसा कारक बताना है जिसमें से शब्द का प्रयोग अलगाव के अर्थ के रूप में होता है। इसका राइट आंसर आपके पास अपादान कारक है जिसमें से शब्द का उपयोग अलगा के रूप में होता है। पाप और पुण्य में कौन सा समाज है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है द्वंद्व समाज है पाप और पुण्य में। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अभ्यांगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभी उपसर्ग सही आंसर होगा। अभ्यांगत शब्द में उपसर्ग पूछा है तो अभी उपसर्ग सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे से लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोला जाता है। किसी भी शब्द में जो पीछे से लगेंगे उन्हें बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मय इसमें प्रत्यय है। अब क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक आपको क्या करने हैं? वाक्यांश के भाव का सही शब्द में व्यक्त करने के लिए एक विकल्प चुनना है। अब आप बताइए कि अनुचित बात के लिए आग्रह करता है अगर कोई, तो इसके लिए एक शब्द चुनना है। एक ऑप्शन ए में है दुराग्रह, ऑप्शन बी में है महत्वाकांक्षी, ऑप्शन नंबर सी में जबरन, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें है दुरुपयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए अगर आग्रह कर रहा है तो वो कैसा आग्रह होगा? दुराग्रह। अगला है और क्वेश्चन 72, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक का इसमें क्या शब्द एक वर्ड यूज होगा? ऑप्शन नंबर ए में आरंभिक है, ऑप्शन बी में अधोप्रांत है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर है अधोप्रांत। क्वेश्चन नंबर 73, जो बात वर्णन से परे हो। इसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। वर्णन से परे अगर कोई बात है तो ऑप्शन ए गोपनीय है, रहस्यमय है, बी में, सी में है वर्णनातीत, डी में है सर्वश्रेष्ठ। तो जो बात वर्णन से परे है तो उसको बोलेंगे वर्णनातीत। क्वेश्चन नंबर 74, जिस स्त्री से संतान पैदा ना होती हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसके लिए एक वर्ड का यूज होगा बंध्या। ऑप्शन डी ठीक है। सिर पर धारण करने योग्य, अगर कोई चीज सिर पर धारण करने योग्य है तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, शिरोधार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक देखते हैं। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें आपको वर्तनी का चयन करना है, सही वर्तनी का चयन करना है। तो पहला है उदाहरण, कैसे लिखेंगे? तो बी वाला ठीक है। और 77 का आपके पास सही वर्तनी सी वाली है, औद्योगिक। 78 का निरीक्षण सही वर्तनी है, 78 का ए ऑप्शन। 79 में जो सही वर्तनी है पुरस्कार है।
ए वाला पुरस्कार कैसे लिखते हैं, देखिए ए में, ऑप्शन ए में यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 का है शोध परख कैसे लिखेंगे, तो इसका जो सही आंसर है शोध परख लिखने का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही वर्तनी है शोध परख की। सी वाले मत देखिएगा, ए वाली बिल्कुल सही वर्तनी है 80 की। अगला क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द वाला पार्ट आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? याद रखिए क्या पूछ रहा है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे क्वेश्चन से बच के रहिए, नहीं है बोल रहे हैं, हाँ नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए भागीरथी, त्रिवेणी बी में, सी में मंदाकिनी, डी में सुरसरिता। तो इसमें बी ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपको एक गलत पर्यायवाची का चयन करना है जो कि गंगा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है शोणित का पर्यायवाची है, तो इसका जो शोणित शब्द है वो आपके पास लहू यानी रक्त का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 83 हवा का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ऑप्शन में है अनल, अग्नि, अवनि, वेग। तो हवा का जो पर्यायवाची है आपके पास वो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ठीक होगा। हवा का पर्यायवाची अनिल होता है, जबकि अनल आग का पर्यायवाची है। और ऑप्शन सी में जो अवनि दे रखा है ये पृथ्वी का है। वेग जो है तीव्रता का पर्यायवाची है। और क्वेश्चन नंबर 84 में आकर्षण का विलोम बताना है, ये तो सभी कर लेंगे। ऑप्शन सी विकर्षण बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी विलोम पूछ रहा है। आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। अगला ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में अवाचीन का विलोम है, तो इसका विलोम, अवाचीन का विलोम आपके पास होने वाला है 66 का सी ठीक है। अवाचीन प्राचीन, अवाचीन प्राचीन, कुछ ऐसे करके लर्न करिए। अब क्वेश्चन नंबर 87 रस निष्पत्ति के संगठन तत्व हैं। कितने तत्व है रस निष्पत्ति के? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। रस निष्पत्ति के 4 तत्व है। पहला आपके पास आता है विभाव, उसके बाद अनुसंचयनी, उसके बाद अनुसंचयनी भाव आता है, फिर अवयवी भाव आता है। तो इस तरह से 4 तत्व होते हैं कुछ। अब देखते हैं उर्दू में हिंदी की एक, उर्दू है हिंदी की एक, उर्दू हिंदी की क्या है? एक ऑप्शन बोली है, विभाषा है, उपभाषा है या फिर शैली है। तो उर्दू जो है हिंदी की एक शैली है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होने वाला है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपके पास 14 सितंबर को मनाया जाता है। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभक्ति रस का जो स्थायी भाव रहने वाला है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है जुगुप्सा वो रहने वाला है। सी ठीक है। 91 क्वेश्चन है कनक कनकते सो गुनी मादकता अभिकाय न खोए बोराए जग न पाए बोराए। इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें 2 कनक शब्द का यूज हुआ है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है यमक अलंकार है। कौन सा वाला? ऑप्शन ए वाला। इसमें जो पहला कनक है ना उसका अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। अब क्वेश्चन नंबर 92 भी अलंकार से है। इसमें लिखा गया है, पंक्ति आपको दी है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही ते बांधियो आगे कौन हवाल। में कौन सा अलंकार का यूज किया गया है? तो इसमें जो डी आंसर है अन्योक्ति अलंकार का यूज किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है। आपको ऐसा शब्द का चयन करना है जो तत्सम हो।
तो चक्षु, आंसू, आंख और डी में है मक्खन, तो डी वाला बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है तद्भव शब्द का चयन करना है। तो आप इसमें से एक जो तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, हाथ जो है तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द भी अच्छे से पढ़ के जाने हैं आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, विदेशी शब्द का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है अकल जो है वो आपके पास विदेशी शब्द रहने वाला है। जो शेष 3 है ना, ऑप्शन ए बी सी, वो आपके पास तत्सम शब्द है। अब चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। जो चौपाई छंद है उसके प्रत्येक चयन में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछ रहा है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी भाषा का ऐसा कौन रूप जो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, वो है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चंस क्या हैं 2018 के पेपर के, वो हैं हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। तो इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए 99 क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था। दास से स्वरूप था या फिर साख्य भाव था या माधुर्य भाव था या फिर निर्गुणात्मक भाव था। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, साख्य भाव से भक्ति करते थे, अपना सखा समझते थे। और क्वेश्चन नंबर 100 आपके पास है वात्सल्य रस का प्रतिपादक ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन ए में पद्मावत है, बी में रामचरितमानस, सी में पृथ्वीराज रासो, डी में सुरसागर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है, वात्सल्य रस का प्रतिपादक ग्रंथ है सुरसागर। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना बनाते हुए आज की वीडियो में एक ही पेपर रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा 2019 के पेपर का। तो इस तरह से बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर आपको सारे क्वेश्चंस पेपर कवर करने हैं तो देखिए ये 19 का पेपर है, 19 के बाद आपको 20 का भी मिलेगा। और हमने टॉपिक वाइज सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, तो आप पे डिपेंड करता है। सीरीज तो आ जाएंगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का, और हम और वीडियो बनाएंगे और आप तक ये सारे पेपर इनका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। ये पूरे 24 पेजेस देख रहे होंगे आपको लास्ट पेपर तक। ये वाला देखिए, ये 24 का पेपर है, अब 25 में होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को इसी तरह के और कंटेंट के लिए और इसकी पूरी वीडियो के लिए। तो